मैं आरती चतुर्वेदी आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल पर ईयर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछ देगा ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, या तो पूछ देगा IUPAC नाम, ठीक है, या लिगेंड बताइए, या उपसंयोजक परिसर क्या है, केंद्रीय धातु क्या है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप आज का टॉपिक उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण। अगर नामकरण की पद्धति आपको पता है तो आप IUPAC नाम आसानी से कर सकते हो। हाँ, इसके साथ लिगेंड और पद्धति। लिगेंड आपको पता है धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं। अगर ये आपको याद है और आपको तरीका पता है सीक्वेंस वाइज कि कौन सा कब लगता है, कब जुड़ता है, तो आप IUPAC नाम आसानी से कर सकते हो। ये आरती मैम की गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम किसी का IUPAC नाम लिख, किसी का नहीं मतलब उपसंयोजक यौगिक का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयनों का नामकरण। आयनों का नामकरण, ठीक है। तो आयनों का नामकरण, मान लो एक क्या दिया हुआ है, उपसंयोजक यौगिक क्या दिया है, K3 FeCN6, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब ये आयन क्यों है, क्योंकि ये धनात्मक धातु है और ये पूरा परिसर क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो जब इस तरह से कोई उपसंयोजक यौगिक दिया होगा तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर धनात्मक धातु, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे इसका नाम पोटेशियम से शुरू करेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, पोटेशियम की संख्या चाहे कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 कितनी भी हो, ठीक है, हम उसकी यहाँ पे संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे धातु का नाम लिखेंगे। तो इसमें सब क्या नाम हो जाएगा इसका, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर आपको पता ही है, इसके बाद इस धातु के बाद किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड यहाँ पे कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, 6 के लिए किसका यूज करते हैं, क्या लिखते हैं, हेक्सा, ठीक है। अब चूंकि ये जो साइनो है ये क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेक्सा, लास्ट में क्या लग जाएगा, O, साइनो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो ब्रैकेट के बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु है, यहाँ पे अगर कोई धातु ब्रैकेट के बाहर प्लस में उपस्थित है तो ये पूरा किसमें हो जाएगा, माइनस में। अगर ये परिसर समन्वय परिसर किसमें है, माइनस में, तो ये जो केंद्रीय धातु है इसका नाम भी चेंज हो जाता है और लास्ट में क्या जुड़ जाता है, 8, ठीक है। जैसे जो ये लिगेंड है ये ऋणात्मक होगा तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, O। उसी तरह अगर पूरा आपका समन्वय परिसर ऋणात्मक में है तो जो ये धातु है आयरन, ये चेंज हो जाएगी, इसका नाम चेंज हो जाए, ये नहीं चेंज होगी, इसका नाम चेंज हो जाएगा और लास्ट में लग जाएगा 8, ठीक है। तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो और ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता चुके हैं, कैसे निकालते हैं, फिर हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब इसकी संख्या हम लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखते समय इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 प्लस इसको क्या मानेंगे, X, जिसका निकालना है। फिर साइनाइड माइनस का 1, क्योंकि ये 1 है, लिगेंड की संख्या इसकी वैलेंसी 1 है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस X, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6 में से 3 गए, x माइनस कितना हो जाएगा, 3
कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेरेट की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया 3, लेकिन 3 इसको कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोमन संख्या में इसका मान हमने कितना लिख दिया 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्जनीय यौगिकों के नामकरण में पहला स्टेप। आप इसी में मान लो ये तो धनात्मक आयन है, लेकिन यहाँ पे अगर धनात्मक न उपस्थित होकर ऋणात्मक हो, फिर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे है, हमने क्या ले लिया, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है FeCN6 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया Cl2। ठीक है, अब पहले तो ये धनात्मक आयन प्रेजेंट था यहाँ पे, अब क्या है ऋणात्मक आयन। तो याद रखना आयनों में अगर धनात्मक ऋणात्मक आयन दिया हो तो सबसे पहले धनात्मक आयन लिखते हैं, इसका IUPAC नाम लिखते समय, और सबसे लास्ट में किसका नाम आता है ऋणात्मक आयन का, और उसकी भी संख्या नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ से शुरू, अच्छा ये जब बढ़ेगा तो डिवाइड होगा तो किसमें, ये हो जाएगा प्लस में पूरा परिसर और ये किसमें हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 6 के लिए क्या हेक्सा Cn, चूंकि ऋणात्मक है ये तो Cn साइनो। ठीक है, ये ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्लस आया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इनमें ऐसा नहीं कि इसमें भी प्लस लग जाएगा, इनकी तो जो वैलेंसी है वही रहेगी, लेकिन ये पूरा समन्वय परिसर किसमें आ गया आपके धनात्मक में। ठीक है, तो हेक्सा साइनो, फिर ये पूरा परिसर धनात्मक में है, तो अब यहाँ पे जो फेरेट हो गया था, ये फेरेट यहाँ नहीं होगा, यहाँ इसको हम नॉर्मल इसका नाम क्या लिखेंगे आयरन। ठीक है, तो हेक्सा साइनो फिर आपका आयरन। ठीक है, और अंत में क्या ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन क्या है क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, 2 है तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका अच्छा आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आयरन का, दोबारा से निकाल लें। अब देखो यहाँ पे X, फिर ये कितना है, डायरेक्ट कर लेते हैं प्लस माइनस, माइनस कितना हो गया ये 6। ठीक है, और प्लस ये आपका कितना है, ये भी -1 × 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे x - 6 - 2, तो आपका कितना आ गया x - 8, तो x = कितना आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयरन और ये आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और आपका लास्ट में क्या आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है कि इसकी संख्या कितनी है, आप नॉर्मल हेक्सा साइनो आयरन 8 क्लोराइड। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका पॉइंट क्या हो गया आयनों का नामकरण। फिर हम किसका नामकरण करते हैं, किसका नामकरण करेंगे, फिर ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हो ना, तो आप IUPAC नाम आसानी से कर सकते हो। आपका केमिस्ट्री में 4-5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपकी ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आयनों के नामकरण के बाद क्या आएगा उपसंयोजक परिसर। उपसंयोजक परिसर। ठीक है, तो उपसंयोजक परिसर जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं उपसंयोजक परिसर। यहाँ पे जैसे यहाँ समन्वयक संख्या बोलते हैं इसको Fe है, ब्रैकेट के अंदर क्या है Cn6, तो ये आपका क्या कहलाएगा उपसंयोजक परिसर। तो हमने क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले अगर आयन यहाँ पे दिया है तो आयनों का नाम, अगर आयन नहीं दिया डायरेक्ट ये दिया है तो इसके नाम में क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम लिगेंड। ठीक है, फिर इसके बाद लिगेंड की संख्या कितनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। ठीक है, ये चीजें IUPAC नाम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर लिगेंड में धनात्मक
ऋणात्मक और उदासीन आपको पता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका नाम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, रूल तो हम बता ही रहे हैं आपको। और इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है कि कौन से लिगेंड में कौन सा चार्ज होता है, कौन सा उदासीन है, कौन सा उदासीन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप पिछले वाले वीडियो में देख लेना। ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।